नमस्कार। विस्तक में आपका स्वागत है। मैं आपका सौरभ दीक्षित। तो देश की इकॉनमी पूरे साल वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो 7.7% की रफ्तार से बढ़ी है। और जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं, जो अनुमान था उससे काफी अच्छे जीडीपी के आंकड़े रहे हैं। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जो है 7.8% की रही है। और पूरे साल की अगर बात करें तो 7.7% की रफ्तार से इकॉनमी बढ़ी है। तो ये अच्छे खासे जीडीपी के आंकड़े आए हैं। इनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ सुशील कुमार सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तक पर। नमस्कार। सर, के जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं इनको कैसे देख रहे हैं आप? जैसा आपने कहा, जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो अपेक्षा से बेहतर हैं, क्योंकि जी। अगर पिछला एस्टिमेट अगर हम सीएसओ का देखें जी। तो पूरे साल की जो ग्रोथ दर है उसको 7.4% से बढ़ाकर 7.6% पहले किया गया था। और जी। आज जो आंकड़ा आया है उसमें उसे और बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया है। तो जी। कुल मिलाकर के 2025-26 में जो जीडीपी की दर है वो पहले के अनुमान से बेहतर आई है। और जी। उसमें फोर्थ क्वार्टर का भी अच्छा खासा योगदान रहा है, जो कि उम्मीद से बेहतर है। तो कुल मिलाकर अगर पिछले साल के आंकड़ों पे नजर हम डालते हैं तो चीजें काफी ठीक ठाक नजर आ रही हैं। जी। परंतु जैसा हम सभी को पता है कि ये आंकड़े पिछले साल के हैं, और जब हम 26 और 27 में अब प्रवेश कर चुके हैं जी। तो जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफी बिगड़ी हुई है इस समय। जी। तो जिसकी वजह से जो पहले अनुमान था जी। जीडीपी ग्रोथ का, वो अब शायद बरकरार नहीं रहेगा। और जी। इसकी एक झलक हमें आज आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें भी दिखी है। आरबीआई ने 26-27 का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.9% से घटा के जी। 6.6% कर दिया है। जी। सर, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा बना हुआ है और वो कम नहीं हो रहा है। महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या उम्मीद थी कि इस तरीके के जीडीपी के आंकड़े आएंगे? देखिए, जहां तक 25-26 का सवाल है, 25-26 यानी मार्च के अंत तक हालात इतने बिगड़े नहीं थे, खास जी। करके जियो पोलिटिकल सिचुएशन। जी। इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक काबू में थी, और आरबीआई के जो टारगेट रेट है उससे कम चल रही थी। जी। तो कुल मिलाकर के स्थिति 25-26 में ट्रम्प के जो है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज के बावजूद भी जो है जी। काफी ठीक ठाक बनी रही, और जिसका नतीजा ये है कि जो ग्रोथ एस्टिमेट हैं उसका रिवीजन जो है वो अपवर्ड हुआ है। तभी हम जी। जो है ये मान के चल रहे हैं कि 7.7% की जीडीपी दर है वो 26 में रही है। परंतु जैसे ही हम 26 में प्रवेश करते हैं तो सीधा सीधा जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, और खासकर मिडिल ईस्ट जो सिचुएशन है जिस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, और अब जैसा कि नए जो आंकड़े इन्फ्लेशन के आ रहे हैं वो भी लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। जी। और कुछ हद तक अप्रैल में वो नहीं दिखा था, परंतु मई के महीने में दिखेगा, क्योंकि मई के महीने में जो पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, रिटेल प्राइसेस, जी। वो एक बार बढ़ चुके हैं, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भी दिखेगा। तो आरबीआई के हिसाब से सीधा सीधा जो है वो 30 बेसिस पॉइंट का इजाफा जो है वो इन्फ्लेशन में वो मान के चल रहे हैं। सुनिए सर, आम आदमी को ये जो आंकड़े हैं इसको कैसे देखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए? कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए, आम आदमी के लिए जो ओवरऑल जीडीपी के आंकड़े हैं जी। वो शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अनुभव देखता है उसी के हिसाब से वो चलता है। जी। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक आम आदमी को हिट करती है वो इन्फ्लेशन है। क्योंकि अगर आप प्रतिदिन जो है जो चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज करते हैं, अगर उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, एक तो जैसे सीधा हमने देखा कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल पे करते हो चाहे आप कार के द्वारा करते हो, अगर पेट्रोल भराने जब आप पेट्रोल पंप में जाते हैं और जी। सडनली आप ये देखते हैं कि आपके जो पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतें 100 रुपए से कम थी, अब 100 रुपए के पार चली गई हैं, तो वो जी। एक बहुत बड़ा झटका है। और उसके साथ ही साथ उन्हें ये भी
समझ में आने लगता है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं जी तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप चाहे फल फ्रूट्स या जो भी सीरियल्स आप कंज्यूम करते हैं, उन्हें जी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो उससे ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा होता है, और फिर वो जो है वो रिटेल प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर के आम आदमी जो इस समय है वो जी एज सच कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था, जी क्योंकि जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है वो तो अपनी जगह है, जी परंतु उस ग्रोथ के बावजूद भी जो उसकी इनकम है, उसकी जी इनकम में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी। और अगर इनकम में बढ़ोतरी मान लीजिए 2 या 3%, 4%, 5% है, और 5-6% अगर इन्फ्लेशन है, या अगर उससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो जी ले दे करके आपकी जो रियल इनकम है या तो वो वहीं की वहीं अटकी हुई है, रियल इनकम घट गई है। तो इसका सीधा नतीजा ये है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, जी या जो आपकी इनकम से आप जितनी चीजें आप खरीद सकते थे, अब कम खरीद पाएंगे। पहले अगर आप सेविंग कर रहे थे तो आपकी सेविंग्स कम हो जाएगी, जी और आपकी जो कई सारी चीजें जो आप अदरवाइज करना चाहते हैं वो आपको पोस्टपोन करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो बड़ी कीमतों की वजह से आप शायद वो ना करें, या अगर आप कोई अपनी कार बदलना चाहते थे तो हो सकता है आप वो जी। ना बदलें। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक आम आदमी को प्रभावित करेंगी। सर, ये जो आंकड़े इतने अच्छे आंकड़े आए हैं, इसके पीछे अगर मेन कारण बात करें, क्या लग रहा है किस वजह से इतने बढ़िया आंकड़े रहे हैं जीडीपी के? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ग्रोथ मोमेंटम तो बना हुआ है। जी ये पिछले कई 2-3 सालों में हमने ये देखा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% या उसके ऊपर देखने को मिली है। जी परंतु जो विरोधाभास जो एक आम आदमी की जिंदगी में इन बेहतर आंकड़ों के बावजूद भी देखने को मिलता है, वो मिलता है कि अगर जीडीपी के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है तो उसका जो नतीजा या उसका असर है वो हमारी जो इनकम है उसमें क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जी वहां पे जो स्थिति इस समय भर के आ रही है ये है कि जो रिकवरी है इकोनॉमी में वो के शेप रिकवरी है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास बेहतर सन है, या जी लोग अपन हैं, उनकी जो आमदनी है वो जो ग्रोथ से भी ज्यादा, जो निचले तबके के लोग हैं जी उनकी जो ओवरऑल आमदनी है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। और एवरेज जो आमदनी है, अगर हम ये मान के भी चलें कि डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बराबर है, तो वो 7% या 7.7% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ऐसे में जो कैपिटा इनकम जिसकी हम बात करते हैं, और जिसका के प्रभाव अपर हायर इनकम ब्रैकेट वालों को ज्यादा मिल रहा है, और उसका जो सीधा सीधा जो असर है वो लो इनकम ब्रैकेट वालों को कम मिल रहा है। तो उनकी इनकम जो है वो जीडीपी से भी कम रेट से बढ़ रही है। तो और जिसकी वजह से उन्हें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि भाई जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर जो कुछ भी हो उसका उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है, और जिसकी वजह से वो अपनी स्थिति में उस किस्म का सुधार नहीं देख रहे हैं जिस किस्म का सुधार जो है जीडीपी पूरी जी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहा है। सर, ये जो तेजी है, जो जीडीपी के आंकड़े हैं, क्या ये टिकाऊ हैं, या फिर ये जो है अभी हम तेजी देख रहे हैं, बाद में ये आंकड़े जो है बदल भी सकते हैं जब अगली बार आंकड़े आएंगे? देखिए, आंकड़ों में अभी रिवीजन बाकी है, क्योंकि ये आंकड़े पूरी तरीके से तकरीबन इसमें 1 साल और लगेगा, तब जाकर के हमें वास्तव में जो फाइनल फिगर जिसे हम कहते हैं वो जी 25 और 26 का हमें पता चलेगा। इस समय भी ये प्रोविजनल फिगर है, जी जिसका जिसका कि आगे रिवीजन होगा। परंतु जी हम ये लगातार देख रहे हैं कि जैसा फर्स्ट एस्टिमेट, फिर सेकंड एस्टिमेट, और उसके बाद अब प्रोफेशनल एस्टिमेट आया है, तो इन सब चीजों में जो है एक चीज जो उभर कर आई है वो ये है कि जीडीपी का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था उससे सेकंड एडवांस एस्टिमेट बेहतर था, और अब जो प्रोविजनल एस्टिमेट आया है वो जी उससे भी बेहतर है। तो ये चीज इस चीज को बता रहा है कि जिस तरीके से डिटेल आंकड़े अवेलेबल हो रहे हैं वो जी इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो ग्रोथ मोमेंटम आपने पिछले साल के आंकड़ों के बेसिस पे एस्टिमेट किया था, जी एक्चुअली में जो रफ्तार है इकोनॉमी की वो उससे बेहतर है।
जी पर जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये स्थिति जो है, जब हम 26-27 में यानी कि इस फिस्कल ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो बदल जी चुकी है। इसलिए आने वाले समय में इस किस्म के रफ्तार की संभावना कम है, जो कि आरबीआई ने आज अपने मॉनेटरी पॉलिसी में बिल्कुल साफ कर दिया है कि जी 25-26 में अगर 7.7% की जीडीपी ग्रोथ थी, तो उनके हिसाब से ये ग्रोथ गिर के तकरीबन 6.6% की होने वाली है इस करंट फिस्कल में। और जी अगर स्थिति जैसा कि अभी बनी हुई है कि कोई भी समाधान जो है वो ईरान, यूएस, इसराइल के युद्ध का नजर नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह जी से तेल की कीमतों में उछाल जो है वो लगातार बना हुआ है, तो ये आने वाले समय में अगर नहीं सुधरा तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। और हो जी सकता है कि जो ये अनुमान अभी लगाया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ का 6.6% का, उसे भी डाउनवर्ड रिवीजन करना पड़े और डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़े, जैसा कि आज आरबीआई ने किया है कि जी जो अप्रैल में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में अनुमान लगाया था, उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था का ग्रोथ जो है 26-27 में 6.9% का था। अब वो जी ये कहते हैं कि वो घटकर 6.6% का रह गया। हो सकता है अगली पॉलिसी और उसके अगली पॉलिसी तक अगर हालात नहीं सुधरे, तो ये जी अनुमान और भी घट सकता है। सर, जैसे हमने देखा है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो बहुत तेजी से भारत के शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। बाजार की हालत भी कुछ ठीक है नहीं। क्या जो आंकड़े आए हैं, क्या विदेशी निवेशकों के जो रुख है उसमें कुछ अंतर पड़ेगा, कुछ इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा मार्केट पे, विदेशी निवेशकों की बिकवाली जो हो रही है उस पर? नहीं, अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था पे नजर डालें तो एक यू नो जी विरोधाभास की स्थिति है। जी अगर आप एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, तो जी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो इस देश से निकला है, काफी जी मात्रा में निकला है जी पिछले 4-5 महीनों में। परंतु अगर आप एफडीआई के आंकड़े की तरफ नजर डालें, तो एफडीआई के आंकड़े बहुत बेहतर आए हैं। तो जी ये इस बात का संकेत है कि जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है और जी भारत की अर्थव्यवस्था के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है वो अभी भी चुस्त दुरुस्त है, जिसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक लंबे अरसे के लिए यहाँ पे आता है, वो आज भी ये मान के चल रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में दम है और आने वाले समय में ये अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूती से जो है बढ़ेगी और जी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। परंतु जैसा कि हमें पता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें हर क्वार्टर में रिटर्न चाहिए होता है। जी तो जी क्वार्टरली रिटर्न्स का अगर आप वो देखें इमीडिएट जी प्रोस्पेक्ट, तो वो जी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ग्लोबल जो सिचुएशन है वो उतनी फेवरेबल नहीं है। जी तीसरी बात, जो ओवरऑल ट्रम्प ने जो टैरिफ से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उन पे भी अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो इन जी तमाम चीज़ों का असर जो है वो भारत के जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो शायद उतने अच्छे रिजल्ट आपको ना दे सके जी अगले तिमाही में। तो अगर वो तिमाही में रिजल्ट नहीं आएंगे, तो जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो क्विक रिटर्न्स देखते हैं, और क्विक रिटर्न्स अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो वो आप फिर एक सेफ हेवन देखने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो सेफ हेवन हम सभी को पता है कि जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वोलाटाइल होते हैं, तो वो डॉलर जी डिनोमिनेटेड एसेट्स होते हैं। तो वो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है। परंतु अगर आप थोड़ा सा एफडीआई की तरफ देखें, तो जी इससे काफी आश्वासन और आश्वस्त होना चाहिए कि भारत का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जी भारतीय इकोनॉमी में, वो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं। सर, जीडीपी के अच्छे आंकड़े हैं और अर्थव्यवस्था में मजबूती दिख रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर एक चिंता बनी हुई है, और जिस तरह मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है अभी, और जिस तरह हमने देखा पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, दूध के दाम बढ़े, और आने वाले जो अभी क्रिसिल रेटिंग की तरफ से भी एक वार्निंग आई कि पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। एफएमसीजी कंपनियां भी तैयारी कर रही रेट बढ़ाने की, तो एक ये तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ सकती है। महंगाई एक बड़ी चिंता तो बनी हुई है। इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या इम्पैक्ट, क्या स्टेप लेने की जरूरत है इसके लिए? देखिए, महंगाई के फ्रंट पे चिंता बनी हुई है, और जब तक ये
मिडिल ईस्ट में समझौता नहीं हो जाता है, तब तक जी ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और इसका एडवर्स इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ता रहेगा। और इन्फ्लेशन जो है जी हो सकता है आने वाले समय में और ऊपर इंच करे, जिसका कि अच्छा खासा अंदेशा है, क्योंकि अब जब तेल की कीमतें रिटेल पेट्रोल पंप पे ट्रांसफर हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आने वाले समय में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है उसको और बढ़ाएगा। जी और ये चीज जो है एक आम आदमी के लिए काफी चिंता का विषय हो सकती है। अब ऐसे में अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक आम आदमी क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में, आम आदमी के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट कि वो अपनी जरूरत की जो चीजें हैं उनको रीप्रायोरिटाइज करे और इस तरीके से अपने बजट को संभाले जिससे कि जितनी कमाई है उसमें ही जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और जी बहुत सारे ऐसे स्थिति में जिसको कि हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग घटती है तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज्म, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, उनमें उसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। जी जो रोजमर्रा और जरूरत की चीजें हैं उसमें शायद ना मिले। अगर आप बात कर रहे हैं जैसे खाने पीने की चीजों की, तो वो तो जी एक नेसेसिटी है, उसको आप नहीं कम कर सकते हैं। अगर आपको काम पे डेली जाना है और उसके लिए आपको अगर अपना व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना है तो उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, वो तो रहेगा ही। जी जी हाँ, इसको कुछ हद तक अगर सरकार चाहे तो एड्रेस कर सकते हैं और उसमें जो फिस्कल ट्रांसफर्स हैं वो किए जा सकते हैं, परंतु उसमें भी सरकार के पास जो फिस्कल रूम है वो बहुत ज़्यादा है नहीं। जी और जिसकी वजह से सरकार के लिए डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को देना, चाहे वो टैक्सेशन के थ्रू हो चाहे अदरवाइज हो, वो पॉसिबल नजर नहीं आता। जी सर, बस एक आखिरी क्वेश्चन में जानना चाहेंगे, जो आने वाली तिमाहियां हैं उसमें जीडीपी की जो ये वृद्धि की रफ्तार है, इसको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या इसमें जो है मेन रिस्क भी आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जीडीपी की जो रफ्तार है वो एकदम से गिरने वाली तो नहीं है। जैसा कि हम आरबीआई ने भी अनुमान लगाया है, जी ओवरऑल 6.6% के दर से उम्मीद की जा रही है कि जीडीपी की ग्रोथ 26-27 में रहेगी। तो अगले क्वार्टर में भी जीडीपी की दर जो है वो 6 दशमलव या उसके आसपास या थोड़ा उससे ऊपर रहने की संभावना अभी भी बनी हुई है। जी पर ये है कि अब जो ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर जून में एंड हो जाएगा, जून का महीना ऑलरेडी चल रहा है। तो ओवरऑल तो फर्स्ट क्वार्टर निकल ही गया है और ये स्थिति बनी रही तो इसका असर सेकंड क्वार्टर पे भी पड़ेगा। और सेकंड क्वार्टर पे असर जो है वो महंगाई का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण असर पड़ने वाला है वो ये है, क्योंकि जो मेट डिपार्टमेंट है उसने ये आशंका जताई है कि इस साल मानसून जो है वो डेफिशिएंट रहने वाले हैं। तो अगर मानसून डेफिशिएंट होगा तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उस पर भी असर पड़ेगा। और इन चीज़ों का जो नेगेटिव लूप रिलेटेड इम्पैक्ट जो खाद्यान्न या खाने पीने की चीज़ों के ऊपर पड़ता है वो भी पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि एक महंगाई की मार तो तेल की कीमतों की वजह से और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, और दूसरी मार जो महंगाई पे पड़ने वाली है वो ये मानसून की वजह से है। तो कुल मिलाकर के जो है महंगाई जो है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी आने वाले तिमाही में भी और इस तिमाही में भी, और जिसकी वजह से जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें गिरावट देखने को बनिस्पत के सेम क्वार्टर में हमें पिछले साल देखने को मिली थी जिसकी संख्या भी। जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और इसकी ओवरऑल तस्वीर कैसी नजर आ रही है, क्या उम्मीदें हैं, आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे समझना चाहिए, चाहे विदेशी निवेशकों की बात हो, मार्केट की बात हो। थैंक यू सर, आपने विस्तार को अपना समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक